नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर चंडीगढ़ से है, जहां आज प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सीएम नायब सिंह सैनी ने समीक्षा बैठक की और बैठक में मुख्य सचिव डॉक्टर विवेक जोशी, सीएम के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमिता मिश्रा, पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर समेत कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। कानून व्यवस्था पर चर्चा की गई है। सीएम नायब सिंह सैनी ने अध्यक्षता की है और कानून व्यवस्था पर इस बैठक में चर्चा हुई है। उधर खबर पंचकुला से है, जहां सीएम नायब सिंह सैनी ने गृह विभाग की समीक्षा बैठक की और इस दौरान सीएम ने बैठक में 3 आपराधिक कानूनों को लेकर भी चर्चा की है, जिसके बाद सीएम ने पीसी कर समीक्षा बैठक के बारे में जानकारी दी और बैठक में हुई चर्चा के बारे में बताया। अपराध एवं कानून व्यवस्था के बारे में हमारे प्रदेश स्तरीय समीक्षा बैठक हुई है और सभी पुलिस अधीक्षकों और अन्य वरिष्ठ पुलिस के अधिकारियों को अपराध तथा अपराधियों को विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के आदेश वो दिए गए हैं। मैंने यह भी कहा है कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, जिससे कि राज्य में पूरी तरह से अमन चैन कायम रहे। मैंने यह भी संदेश दिया है कि अच्छा काम करने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहित किया जाएगा और काम में कोताही बरतने वाले के खिलाफ। उधर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हम चुनावों को बहुत गंभीरता से लेते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनावों में बहुत बड़े अंतर से बीजेपी की सरकार बनेगी। अरविंद केजरीवाल ने केवल सपने दिखाए हैं, उन्होंने दिल्ली वालों के लिए नहीं बल्कि अपने सपने पूरे किए। चुनाव हमारे लिए, हम उसको बड़ी गंभीरता से लेते हैं और चाहे छोटा चुनाव है चाहे बड़ा चुनाव है, क्योंकि दिल्ली जो विधानसभा का चुनाव है वो उसकी डेटें आ गई हैं। 5 तारीख को वोटिंग है, 5 फरवरी को और 8 को रिजल्ट है। और जब रिजल्ट आएगा तो दिल्ली के अंदर आदरणीय मोदी जी के तत्वाधान के अंदर बहुत बड़े मार्जिन के साथ वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, क्योंकि केजरीवाल ने तो सपने दिखाए हैं, 10 साल सपनों में काट दिए, परंतु अपने सपने पूरे कर लिए। गरीब व्यक्ति के सपने पूरे नहीं हुए। सर, निकाय चुनाव होने जा रहे हैं आगे, तो क्या कहेंगे? निगम के चुनाव को लेकर किस तरह से तैयार है? चुनाव को लेकर भी बीजेपी जिस तरह से शुरू से ही एक्टिव निगम को लेकर, तो उसको लेकर नहीं, हमारी पूर्ण तैयारी है नगर निगम के चुनाव को लेकर के, और जल्दी ही, क्योंकि चुनाव आयोग जैसा भी उसको अपने अनुकूल लगेगा वो डेटे घोषित करेगा। हमने चुनाव आयोग को, चुनाव चिन्ह, देखिए ये हमारा पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो तय करता है कि कहाँ हमने सिंबल से लड़ना है, कहाँ हमने सिंबल से नहीं लड़ना है, क्योंकि हम निगम के चुनाव सभी सिंबल पे लड़ते हैं, परंतु ये भी पार्टी तय करती है। पोषण की आपने बात की, पर लेकिन अगर हम देखें पूरे हरियाणा के अंदर सड़कों के ऊपर, रेहड़ियों पर जो अस्वास्थ्य भोजन मिल रहा है, तो उसको लेकर कोई जांच कोई की जाए? कुछ कर रहे हैं डिपार्टमेंट? कुछ भी नहीं कर रहा, क्योंकि रेहड़ी पर मिल रहा है, बिल्कुल भी कोई जांच नहीं। देखिए उसकी जांच होती है, ऐसा नहीं है, आप नहीं कह सकते जांच नहीं हो रही है। हमारे अधिकारी उसके ऊपर बिल्कुल नजर लगाए हुए होते हैं, जो विभाग है उस विभाग के अधिकारी उसको देखते हैं। जो आपने हरियाणा विधानसभा चुनाव में किया, उस माइक्रो मैनेजमेंट का फायदा दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी लेंगे? दिल्ली में सरकार बन रही है, मैं कह रहा हूँ, केजरीवाल साफ हो रहा है। केजरीवाल ने अपने सपने पूरे किए, मैंने कहा है, दिल्ली के लोगों के सपने पूरे नहीं किए, अपने सपने पूरे किए हैं, वो जा रहा है। उधर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने अरविंद केजरीवाल पर जमकर पलटवार किया है। आपको बता दें कि केजरीवाल की तरफ से जाटों को ओबीसी में शामिल करने को लेकर केंद्र को पत्र लिखा गया है। उसे ध्यान में रखते हुए कृष्ण बेदी ने कहा कि केजरीवाल का दिमाग सटक चुका है। जिस बात को केजरीवाल कह रहा है उसे पर जो है केंद्र पहले से काम कर रही है। चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल इस तरह की राजनीति का स्टंट करने का माहिर आदमी है। अरविंद केजरीवाल कभी मुफ्त, कभी जातिवाद की, कभी पुजारी और कभी मौलवी की बात करते हैं।
पहले कह रहा है केंद्र की सरकार तो पहले उस बात के ऊपर काम कर रही है। अब वो चुनावी टाइम के अंदर इस प्रकार की राजनीति का वो स्टंट करने का माहिर आदमी है। कभी वो मुफ्त की बात करेगा, कभी किसान की बात करेगा, कभी जातिवाद की बात करेगा, कभी पुजारी की बात करेगा, कभी मौलवी की बात करेगा। तो इस प्रकार के स्टंट का बाज आदमी है वो। परंतु मैं 2 जनवरी से दिल्ली में हूं। हर वर्ग के लोगों से हम मिल रहे हैं और हर वर्ग के लोगों से हमने बातचीत की है और सभी लोगों का केजरीवाल से मोह भंग हुआ है और इसलिए वो नए नए मुद्दे उठाकर चुनाव को रोचक बनाना तो चाहता है, परंतु लोग उसको सुनने के लिए तैयार नहीं है। स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणवीर गंगवा ने हिसार जिला बीजेपी कार्यालय में जन समस्याएं सुनी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि महीने के पहले और आखिरी शुक्रवार को आमजन की समस्याएं कार्यालय में सुनी जाएंगी। वहीं लोगों की समस्या सुनकर मौके पर ही समाधान करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पहले दिन हिसार और आसपास के गांव से लगभग 500 लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। रणवीर गंगवा ने कहा कि जिस विश्वास के साथ में जनता ने पार्टी को वोट दिया है, इस विश्वास के साथ ही हम जो है आमजन की मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। हमारा गांव में सेम की समस्या है। हम 2021 तक वो कर थे उस समस्या के लिए, हम संतुष्ट हैं। उसने आगे के लिए मारक कर लिख के वो सेम का प्रोसीजर खातर गाई दिया, सामूहिक काम के लिए आए। अब आज जो मंत्री जी से मिले तो इससे आज इनके आश्वासन से आप संतुष्ट है? आश्वासन से संतुष्ट है। और कौन से गांव का मामला है ये? बुगाना गांव। नाम क्या आपका? मोहनलाल। समस्या है जी रोड की, कच्चा रास्ता है, उसमें रेत है इतनी कि बच्चे स्कूल में जा नहीं सकते, आदमी पैदल चल ही कौन सके। और जब बारिश हो जाए तो इतना पानी भर जाए, सारी परेशानी है। और 60-70 साल से ढाणियां हैं, 60-70 ढाणी होगी, अब पहले कम थी अब ज्यादा होगी। यही परेशानी है। कितनी बार सरकारें आई, हम पक्का कर देंगे, नहीं करे, कोई समस्या का समाधान नहीं है। तो अब आप मंत्री जी से मिले तो इन्होंने कोई आश्वासन दिया? हाँ, आश्वासन दिया। देखें आज तो हम यहाँ कार्यालय के अंदर प्रधान जी ने पार्टी की तरफ से ड्यूटी लगाई है। मेरी ड्यूटी की दूसरे और आखिरी शुक्रवार को पार्टी के जो वर्कर है या पार्टी के कोई भी जो भी आम जो लोग आएंगे उनकी शिकायतें सुनने के लिए यहाँ ड्यूटी लगाई है। उसके तहत हम यहाँ शिकायतें सुन रहे हैं ग्रामीण लोगों की, और ग्रामीण सुन करके मौके पे ही अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं कि इनकी समस्याओं को दूर किया जाए। अलग अलग आज जिस तरीके से मैं समझता हूं कि लगभग 200-250 के करीब शिकायतें ज्यादा है। उधर भिवानी पहुंचे बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने प्रधानमंत्री मोदी और सीएम नायब सैनी सरकार को किसान हितैषी बताते हुए कांग्रेस और आप पर जमकर निशाना साधा है। वहीं सुभाष बराला ने लोहारू में ऐसी छात्रा सुसाइड मामले में कहा कि कोई कितना बड़ा व्यक्ति हो, जांच प्रभावित नहीं कर सकता। देखिए, पिछली जो 2 बार की सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में चली थी, उस सरकार ने अपने जो वायदे हमने जो जनता के साथ किए थे, जो संकल्प पत्र में हमने बातें रखी थी, एक एक बात को हमने पूरा किया है। और इस बार का चुनाव नायब सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा और एक इतिहास रचते हुए तीसरी बार सरकार जो बनी वो इसी आधार पे बनी कि हमने पूर्व में हमारे जो वायदे किए गए थे उनको पूरा किया है। इसी प्रकार अभी नायब सिंह जी पूरी लगन के साथ बिना समय गवाए एक एक विषय के ऊपर एक एक जो बिंदु हमारा है संकल्प पत्र का, उसके ऊपर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। और सबसे एक बड़ा वायदा था कि हरियाणा के किसान की जो फसलें हैं उसको एमएसपी पे खरीदेंगे, उसके आदेश जारी कर दिए हैं और काम मुद्दों के ऊपर और जो वायदे हमने किए उनके ऊपर लगातार जारी है। हरियाणा सरकार ने राज्य महिला आयोग की वाइस चेयरपर्सन सोनिया अग्रवाल पर सख्त कार्रवाई करते हुए पद से हटा दिया है। बता दें कि सोनिया अग्रवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जिस मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने उन्हें रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार किया था। एसीबी की टीम महिला आयोग के कार्यालय में कर्मचारियों से भी 2 बार पूछताछ कर चुकी है।
उधर खेड़ी थाना इलाके के न्यू भारत कॉलोनी में संदिग्ध परिस्थितियों में एक 21 वर्षीय युवक का शव फंदे पर लटका हुआ मिला। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को परिजनों के सामने उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में भिजवा दिया है। साथ ही आपको बता दें कि मृतक अवधेश के भाई ने सतीश शर्मा ने बताया कि उसका भाई न्यू भारत कॉलोनी में बांस बल्ली बेचने वाली दुकान में पिछले 2.5 साल से काम करता था और उसी दुकान में सुबह दुकान के अंदर ही अवधेश ने आत्महत्या कर ली। भाई पता कुछ भी नहीं है। रात से घर वालों से इसकी बात हुई, रो भी था ये घर वालों के साथ में जी, और कारण कोई बताया नहीं था जी। हमें तो सुबह 7 बजे मालूम पड़ी है इसके बारे में, कैसे फांसी लगा ली। किसने बताया, कैसे पता चला आपको? दोस्त ने बताया था सुबह। किसके दोस्त ने? हमारे ही दोस्त, मेरा भाई है, मतलब भाई बंद था, घर पे हमारे साथ ही रहता था। किसी ने आगे में बताई थी, मतलब कि इसने बाहर से ही देखा था तो हम पे फोन किया, जिसकी दुकान ही किस पे फोन किया था। अच्छा, हम पे सब फोन करा था, किसने मतलब कुछ देखा नहीं, खाली वो लटका हुआ देख लिया, ताकि बाद किसको फोन करा था। उधर ट्रेन की चपेट में आने से एक 21 वर्षीय युवक की कटकर मौत हो गई और नीलम फ्लाईओवर के नीचे युवक का शव ट्रैक पर 2 टुकड़ों में मिला। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची जीआरपी पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में भिजवा दिया है। साथ ही जीआरपी पुलिस चेतराम ने बताया कि अभी शव की शिनाख्त नहीं हो पाई। 21 वर्षीय युवक की मौत ट्रेन की चपेट में आने से हो गई और जिसका शव जो है 2 भागों में ट्रेन ट्रैक पर जो है मिला। जीआरपी ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। तो ट्रेन की चपेट में आने से युवक की जान चली गई। बताया जा रहा है कि 21 वर्षीय युवक था जिसकी ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई और 2 भागों में उसका जो है शरीर मिला है। और जैसे ही इसकी खबर जो है जीआरपी वालों को लगी तो उन्होंने जो है शव को कब्जे में लेकर वहां से उठवाकर पोस्टमार्टम उसके लिए करवाया उसका और जो जीआरपी ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जो है जांच में जुट गई है। हाँ, सूचना मिली थी जो एक डेड बॉडी है 1507 के 13 से 15 के बीच एक डेड बॉडी मिली है। अप में ये डाउन मेन लाइन पर मोदे मुंह पड़ी थी, सुसाइड लगता है। कुछ पता चल पाया सर कितनी उम्र की बॉडी है क्या? जो मृतक की लगभग उम्र है 28 से 30 साल, काले बाल है, नया लड़का है, लेकिन अभी तक इसकी कोई पहचान नहीं हो पाई है। मौके पर काफी लोग थे, काफी लोगों से पूछताछ की है। उधर होडल में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। धरने के दौरान कर्मचारियों ने होडल एसडीओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। आपको बता दें कि कर्मचारियों का कहना है कि अगर जल्द उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो उनका यह धरना अनिश्चितकालीन धरने में तब्दील हो सकता है। बिजली विभाग के कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन देखने को मिला है, जहां पर एसडीओ के खिलाफ ये जमकर नारेबाजी की गई है और साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर जो है उनकी मांगों को नहीं माना गया तो ये धरना जो है अनिश्चितकालीन धरने में तब्दील हो सकता है। तो जिसके तहत जो है एसडीओ के खिलाफ जो है जमकर नारेबाजी की है, रोष प्रकट किया है उन्होंने। बिजली विभाग के कर्मचारियों का ये धरना प्रदर्शन, जहां पर उन्होंने अपनी मांगों को लेकर ये नारेबाजी की और धरने पर बैठे और साथ ही साथ उन्होंने ये चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को जल्द से जल्द जो है नहीं माना गया तो ये धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन में तब्दील हो सकता है।
मेरा नाम विक्रम सागर है जी। मैं सब प्रधान होटल एसोसिएशन जो हमने आज का धरना प्रदर्शन किया है होटल एसडीओ के खिलाफ है जी। हमारी बहुत मांगे हैं। हमारे साथी लाइन में जे फोरमैन का उनको उचित स्थान पर लगाया जाए, जिसमें होटल एसडीओ अपनी मनमानी और मतलब कि अपना नाकारापन दिखा रहे हैं और कर्मचारियों की मांगों को नहीं मान रहे हैं, जिससे आने वाले टाइम में महकमे का जो नुकसान होगा उसके लिए कर्मचारी को कोई जिम्मेवारी नहीं है, होटल एसडीओ उसकी जिम्मेदारी है। कदम हमारा ये होगा जी, हमारा जो धरना है अनिश्चितकालीन चलेगा जी। जब तक हमारा मांगों का समाधान नहीं होगा हमारा धरना इसी प्रकार से चलेगा। इधर इंद्री शहर से सटे हुए गांव मटक माजरी में लगभग 3.5 एकड़ में अवैध रूप से काटी जा रही कॉलोनी पर आज जिला योजनाकार अधिकारी ने कार्रवाई करते हुए इस कॉलोनी में बनाई गई सड़कों को ध्वस्त कर दिया है। आपको बता दें कि वहीं पर जिला योजनाकार अधिकारी ने कॉलोनाइजरों को चेतावनी देते हुए कहा कि वह बिना पास किए हुए कोई कॉलोनी भी नहीं काट सकते हैं, वह काटते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा। वहीं पर उन्होंने प्लॉट लेने वाले लोगों से भी आग्रह किया है कि वह इस प्रकार की अवैध कॉलोनी में किसी प्रकार का भी प्लॉट ना खरीदें, क्योंकि यदि वह प्लॉट खरीदने हैं तो वह कुछ भी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो इसका नुकसान खुद ग्राहक को ही भुगतना पड़ेगा। एक अनऑथराइज्ड कॉलोनी आई थी इंद्री में मटक माजरी चौक पे, उसको डिपार्टमेंट ने नोटिस दिए और नोटिस देने के बाद आज हमारी ये तोड़फोड़ की कार्रवाई चल रही है। तो अभी पहले इस कार्रवाई को करेंगे, उसके बाद देखेंगे कार्रवाई। आज हमारी 2 से 3 कार्रवाई करने का प्रोग्राम है इंद्री के अंदर। अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, नाम तो उनका कोई होता नहीं है अनऑथराइज्ड कॉलोनियों का। मैं लोगों से यही प्रार्थना करता हूँ कि अनऑथराइज्ड कॉलोनी में प्लॉट ना लें और जिला नगर योजना कार्यालय में आकर किसी भी कॉलोनी के बारे में अनऑथराइज है या रेगुलाइज है या सरकार द्वारा मंजूर की गई है, उनकी जानकारी डिपार्टमेंट से ले और उसके बाद ही अपनी जमा पूंजी है उसको सही जगह लगाए ताकि उनको परेशानी ना आए। अनऑथराइज कॉलोनी में तोड़फोड़ की कार्रवाई होती रहती है, फिर टूटते हैं, फिर दिक्कत आती है लोगों को। खबर सिरसा के ऐलनाबाद से है, जहां गांव माधो सिंघाना में 13 और 14 जनवरी को किसान मेला और प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। मेले में बड़े स्तर पर कंपनियां कृषि उत्पादों की स्टॉल लगाएंगी। मेले में किसानों का प्रवेश निःशुल्क है और अपना सिरसा एफपीओ के भारत सरकार के चेयरमैन श्रवण बेनीवाल और डायरेक्टर विजय बेनीवाल ने बताया कि 2 दिवसीय प्रदर्शनी में जिला स्तर के किसान भाग लेंगे। मेले में शिरकत करने के लिए जो किसान पहले रजिस्ट्रेशन करवाएगा उसे एक टोकन दिया जाएगा। इसका दोनों दिनों में लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। लकी ड्रॉ में 500 किसानों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया जाएगा। के अंदर फार्मरों का एक संगठन जो भारत सरकार ने बनाया है एफपीओ, उसके तहत बहुत बड़ा किसान मेला लगा रहे हैं। उस मेले की विशेषता ये है कि फार्मर के जो प्रोडक्शन है उनको कंपनी तक पहुंचाना और कंपनी को फार्मर तक पहुंचाना, ये हमारा मेन मोदी साहब का लक्ष्य था। भी फार्मर है जो कंपनी से डायरेक्ट जुड़े तो उनको डबल इनकम हो, उनका बीच का इनकम जो खराब हो रही है वो उनका लॉस ना हो। इसलिए ये एफपीओ टोटल भारत में बनाए गए हैं। तो ये अपने नाबार्ड के द्वारा एफपीओ बनाया गया है। खबर फतेहाबाद जिले से है, जहां आज फिर भारी धुंध छाई गई और आपको बता दें कि धुंध छाने के कारण सड़कों पर वाहन रेंगते हुए नजर आए। वहीं कोहरे में पूरा इलाका अपनी आगोश में ले लिया। फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा ने दीपक हत्याकांड के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बस अड्डा पुलिस चौकी के सामने धरने पर बैठे परिजनों से मिलने पहुंचे।
परिजनों से बातचीत के दौरान विधायक मूलचंद शर्मा ने कहा कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि पुलिस जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करेगी और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि लोग न्याय के लिए पुलिस पर भरोसा करते हैं। कभी कभी जांच में देरी हो सकती है, लेकिन दोषियों को पकड़ना और उन्हें सजा दिलाना पुलिस का पहला कर्तव्य है। देखो, सबसे दुखद घटना है जिस तरह की हत्या हुई है और जिस तरह से कल से जानकारी मिली है, इस तरह की घटना किसी के साथ न हो और जो भी लोग दोषी हैं, जो लोग पाए गए, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और जिन लोगों ने इसमें सम्मिलित है वो कोई बचेगा नहीं। और परिवार का ये कहना है कि भाई हमें ये भरोसा, जिस तरह के क्रिमिनल आदमी है वो बचना नहीं चाहिए। कृष्णा बाबा गुदड़िया गौशाला में चल रहे 5 दिवसीय सांग एवं रागनी कंपटीशन के दूसरे दिन कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जबकि अध्यक्षता पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने की। और इस मौके पर विपुल गोयल ने गौशाला को 15 लाख रुपए का अनुदान देने की घोषणा की। मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि यह गौ, गंगा और गीता की सरकार है। गौ सेवा आयोग का उनकी सरकार ने 100 करोड़ रुपए से बजट शुरू किया था और अब वो बजट बढ़ाकर 525 करोड़ रुपए कर दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार हर गांव और गौशाला के लिए कुछ न कुछ अनुदान दे रही है। पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने विपुल गोयल का आभार प्रकट किया है। कार्यक्रम के बाद कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल और शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के महेंद्रगढ़ आवास पहुंचने, जहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर रामविलास शर्मा ने विपुल गोयल को अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करवाई। साथ ही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के व्यापारी और दीवान कॉलोनी वासी भी जो है कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल से अपनी मांगों को लेकर मिले। तो एक्स सरपंच आनावास और किशोरी लाल जी एक्स फोरमैन हमारे 7 गौशालाओं में 5100 रुपए का चेक विपुल गोयल जी हरियाणा सरकार के वरिष्ठ मंत्री की उपस्थिति में 7 गौशालाओं को देते हैं। पूरी कार्यकारिणी हेलो। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।